बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में। हमने जाना कि किस तरह से भारत ने दो खेमों में बंटने की बजाय, अर्थात दो खेमे जो कि विश्व में बन चुके थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो इन दोनों में से किसी एक खेमे को बचने की बजाय भारत ने एक अलग नीति अपनाई जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया और जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन बाद में चला। तो इस बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में। तो इस कड़ी में हमने सबसे पहले लिया है चीन के साथ शांति और संघर्ष के दौर को। हमारे पड़ोसी देश चीन के साथ आज़ादी के तुरंत बाद किस तरह के संबंध रहे, किस तरह के संबंध हमने बनाए, क्योंकि ये हमारा एक ताकतवर और बड़ा देश है जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो इसके साथ संबंधों की बुनियाद कैसी थी और क्या हुआ संघर्ष, क्या थे संघर्ष के कारण और क्या रहा इसका परिणाम, चलिए जान लेते हैं। 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक भारत भी था कि चीन में क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद में जो वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बनी थी उस सरकार को मान्यता देने में हम अग्रणी थे। नेहरू का चीन पर गहरा विश्वास था, लेकिन नेहरू के कुछ सहयोगी थे जिसमें सरदार पटेल भी थे, एक बड़ा नाम सरदार पटेल का, वो थोड़े बहुत चीन के प्रति आशंकित थे। लेकिन नेहरू का चीन पर बहुत बड़ा विश्वास था। उनका ये मानना था कि चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं वो हमेशा अच्छे रहेंगे और हम दोनों ही बड़े देश मिलकर एशिया के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो नेहरू चीन की तरफ से पूर्णतया निश्चिंत थे। यहाँ तक कि जो भारत की चीन से लगती सीमा थी उस पर सेना के बजाय हमने अर्धसैनिक बलों को रखवाले के लिए रखा था। मतलब कि चीन और भारत की जो सीमा थी उस पर सेना की बजाय अर्धसैनिक बल थे वो रखवाली किया करते थे। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख थे चाउ एन लाई। उन्होंने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों की भी घोषणा की थी। एक पंचशील समझौता इन दोनों के मध्य हुआ था, चीन के प्रमुख चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री के मध्य। क्या था वो पंचशील समझौता? वो पंचशील समझौता था अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। अर्थात कि हम एक दूसरे पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहयोगात्मक रवैया रहेगा और एक दूसरे को हम सहयोग प्रदान करेंगे जो भी उनकी अंदरूनी परेशानियां हैं उनसे निपटने में। तो भारत ने दावा किया कि अगर हम बाद में एक विवाद आता है भारत चीन सीमा विवाद का, कि दलाई लामा को शरण दी, वहाँ पर चीन ने आरोप लगाया था भारत पर। अब भारत और चीन के मध्य एक नया विवाद था, वो था भारत चीन सीमा विवाद का। क्या था ये विवाद? भारत का दावा था कि चीन के साथ जो सीमा रेखा का मामला है वो अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। मतलब अंग्रेजी शासन के समय ही सीमा रेखाओं का निर्धारण भारत और चीन के बीच में हो चुका है। लेकिन चीन ने कहा कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता और भारत क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर चीन ने अपना अधिकार जताया। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में अपनी रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सड़क भी बनाई। अक्टूबर 1962 में चीन ने दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से और व्यापक स्तर पर हमला किया। चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया और हमले का जो अगला दौर था वो नवंबर में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर तो भारत ने बढ़त रोकी, लेकिन जो पूर्व में चीनी सेना थी उसने आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक वो
पहुंच गई और आखिरकार स्वयं ही चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और वापस चीनी सेना उस जो लड़ाई का शुरुआती बिंदु था, अपनी जो सीमा थी उसकी, वहां पर वापस चली गई। तो ये देखिए कि किस तरह से चीन ने भारतीय जो भू क्षेत्र था उस पर अपना कब्जा बताया और उस कब्जे को हासिल करने के लिए आक्रमण भी किया, लेकिन आक्रमण करने के बाद में स्वतः ही एक तरफा युद्ध विराम भी घोषित कर दिया और वापस जो प्रारंभिक बिंदु था उस पर चली गई। तो क्या परिणाम रहे इस चीनी आक्रमण के? क्या उस वक्त जो बुनियाद पड़ी थी अच्छे संबंधों की, क्या वो वैसी की वैसी अब कायम रह पाएगी? निसंदेह है अब वो इतनी अच्छी एक प्रगाढ़ता कायम रहने में कठिनाइयां तो आएंगी ही। और जो नेहरू का अटूट विश्वास था चीन पर, उस विश्वास को भी गहरा धक्का पहुंचा था। तो युद्ध के बाद भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह पे धक्का लगा। ये एक तरह से विश्व के सामने प्रमाणित सा हो गया था जैसे कि भारत एक कमज़ोर राष्ट्र है, वो अपने भू क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाता। क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें तो चीन बड़ा आसानी से असम के मैदानी इलाकों तक पहुंच गया था, ज़्यादा परेशानी का सामना उसे नहीं करना पड़ा था। तो विदेशों में भी इस बात का कहीं कि अपन संदेश गया कि भारत है वो इतना सक्षम नहीं है अपने भू क्षेत्र की रक्षा करने में। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। जहां हम गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे थे और जहां हम कह रहे थे हम किसी भी खेमे की तरफ झुकेंगे नहीं, लेकिन अब यहां पर सैन्य मदद की आवश्यकता पड़ी और अमेरिका और ब्रिटेन के सामने हमें अनुनय विनय करना पड़ा। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या फिर अवकाश ग्रहण कर लिया। तात्कालिक रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन, उनको भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसके तुरंत बाद जब उपचुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अर्थात चीन युद्ध की वजह से केवल विदेश में ही नहीं अपितु अपने देश में भी जो हमारी सरकार थी उसकी थोड़ी किरकिरी हुई। इस युद्ध से चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा के बीच उठापटक मची। वहां एक सोवियत संघ का पक्षधर खेमा था भाकपा में और दूसरा चीन का पक्षधर खेमा था। तो जो सोवियत संघ का पक्षधर खेमा था उसने भाकपा में ही रहते हुए कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाई, जबकि जो चीन का पक्षधर खेमा था वो कांग्रेस से नज़दीकी के खिलाफ था। और 1964 में इस चीन के पक्षधर खेमे ने भाकपा से दूरी बना ली और इन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, माकपा के नाम से एक नई पार्टी इन्होंने बनाई। इस युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत कर दिया कि पूर्वोत्तर में हमारी स्थिति कितनी डावाडोल है, पूर्वोत्तर का जो इलाका है वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं। तो देखते हैं पूर्वोत्तर की स्थिति कि ये जो पूर्वोत्तर का इलाका था अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका था और ये पूरी तरह से अलग थलग इलाका था और राष्ट्रीय एकता के हिसाब से भी चुनौतीपूर्ण था। जो अभी भी पूर्वोत्तर में हम एक राष्ट्रीय एकता की भावना, एक देश प्रेम की भावना शायद इतनी नहीं प्रबल कर पाए थे। और अब कोशिश थी इस पूर्वोत्तर के इलाके को नई तरतीब में ढालने की। तो इसके लिए नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया और मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन उनको अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो देखा हमने कि किस तरह से चीन के साथ हमने संबंधों की एक सकारात्मक शुरुआत की थी। चीन के साथ एक कहें कि हम भाई भाई वाले संबंधों की अपेक्षाएं की थी और उसी तरह से हमने पंचशील के समझौते जैसी नीति को अपनाते हुए इस बात पर भरोसा जताया था कि चीन के साथ हमारे संबंध सहयोग के हैं, हमारे संबंध प्यार के हैं, हमारे संबंध हमेशा एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने के हैं। लेकिन मसला उठा, चाहे वो दलाई लामा की को शरण देने से लेकर और आगे चीन का भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा करने को लेकर था। चीन ने आक्रमण किया और बहुत आसानी से चीन भारत में खासकर पूर्वी इलाके में बहुत आसानी से अंदर तक घुस गया।
और स्वयं ही उसने एक तरफा युद्ध विराम भी कर दिया। इससे भारत की छवि धूमिल हुई, विदेशों में भी और देश में भी। लेकिन भारत को एक सबक यहाँ से मिला कि जो पूर्वोत्तर इलाका है भारत का, उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए बाद में नागालैंड को प्रांत का दर्जा और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाने जैसे कदम हमारी भारतीय सरकार ने उठाए। तो लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता क्या था और ये समझौता कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है, आपने अभी अभी पढ़ा है और आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जरूर लिखना है आपको इसका आंसर कि पंचशील समझौता क्या था, ये कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था। प्रश्न 2, चीन युद्ध के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े? कि चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़े भारत के? क्या विदेश में भारत की छवि थी, और क्या देश में भारत की जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उसकी छवि पर प्रभाव पड़ा? तो इस बारे में भी आपको लिखना है अच्छे से अपने शब्दों में। अगले वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों की कहानी को। तब तक के लिए धन्यवाद।